2 दिन से यहाँ पर हूँ, बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिला, लेकिन हिदायत भाई का अंदाज़ बयां कुछ और है। और सर आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कही हुई इस तमाम बातें जो हैं वो बखूबी हम सब ने समझी हैं और बहुत बेहतरीन आप काम कर रहे हैं। बेशक कल भी मेरा प्रोग्राम लंच के पहले शुरू हुआ था, मेरी स्पीच थी जो, लेकिन कल का वक्त शायद 1:30 पौने 2 का था जब मैंने शुरुआत की। आज शायद अराउंड 4:45 के आसपास कुछ तो हुआ है। तो बिल्कुल कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं पूरी तैयारी है, बहुत सारा एडिट कर दिया है मैंने अभी बैठ के, जो बोलना था वो दिमाग में, तो कम वर्ड्स में अपनी बात ख़त्म करूँगा। वैसे ईमानदारी से कहूँ तो आज बोलने से ज़्यादा सुनने का मन था। बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स मैंने सुने यहाँ पर। मकसूद भाई को अभी सुना, इसके पहले मुफ्ती साहब थे, उसके पहले 1-2 बच्चे थे जो बहुत बेहतरीन अच्छी अच्छी बातें कह के गए। और जब सबको सुन रहा था तो वही इमोशन था जो साहिर लुधियानवी साहब ने बहुत पहले लिखा था, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बहार बन के छाए हो, हवा ज़रा महक तो ले घटा ज़रा बहक तो ले, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ इल्म के घूंट पी तो लूँ, अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। तो ये अल्फाज मेरे थे उन स्पीकर्स के लिए जो मेरे पहले बोल रहे थे। मैं चाहता था कि वो जल्दी स्टेज छोड़कर मत जाए, लेकिन इल्म का वक्त का तकाजा था, इसलिए जल्दी अपनी स्पीच ख़त्म करनी पड़ी। तो कल जैसे मैंने अपनी बात की शुरुआत जो थी वो एक फीमेल अचीवर के साथ में शुरू की थी। एक खवातीन थी कैथरीन जॉनसन, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात की थी। तो आज क्योंकि बहुत सारे बॉयज़ बैठे हुए हैं तो आज हम एक मेल अचीवर्स के बारे में बात करते हैं और वहाँ से बात की शुरुआत करता हूँ। ये बात है, आजकल एक कंट्री है जो पिछले 2-3 साल से बड़ा सुर्खियों में है, अखबारों में है, यूक्रेन, जिसका रशिया के साथ वॉर वगैरह चल रहा है। तो ये कहानी है यूक्रेन की करीबन 1995 के आसपास की, जब यूक्रेन में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। एक छोटा बच्चा था 8-10 साल का और उसकी माँ थी। बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे, खाना पीना भी 2 वक्त का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। और तभी एक वक्त ऐसा आया कि यूक्रेन में एक ऐसा दौर आया जब रोज़गार को लेके बहुत बड़ा डिप आ गया और उसके चलते कई लोगों ने यूक्रेन से अमेरिका की तरफ रुख किया। ये बच्चा जो था वो और उसका फैमिली भी अमेरिका में चले गए। वहाँ पे शुरुआत में उनकी जो परवरिश थी वो वहाँ के जो कैंप होता है, जिसको हम आश्रित या शरणार्थी कैंप बोलते हैं, वहाँ पे वो बड़ा हो रहा था। अब यूएसए में एक रूल है कि जो लोगों के पास खाना वगैरह इंतज़ाम नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक इंतज़ाम होता है। एक डिपार्टमेंट है जिसको रेवेन्यू फूड डिपार्टमेंट बोलते हैं, जहाँ से आप कोई भी बंदा जिसके पास खाना पीना नहीं है वो वहाँ पे जाएगा, उसको एक टिकट मिलेगा, जैसे रेवेन्यू स्टैंप अपने वहाँ पे मिलता है, और वो टिकट के साथ वो 2 वक्त का खाना खाएगा। तो करीबन 7-8 साल पहले इसी तरह दोनों ने खाया। अमेरिका की सरकार के रहमो करम पे रहे वो लोग। एक वक्त ऐसा आ गया जब वो टिकट विंडो में जो टिकट इश्यू करने वाली लेडी थी वो उनको ताने देने लगी कि कब तक अमेरिका का एहसान खाओगे, अपना खुद का काम क्यों नहीं करते। बच्चा छोटा था, जैसे बड़ा होने लगा, शुरू में फ्री स्कूलिंग हुआ, 11वीं-12वीं में आया तो फिर उसको फीस देना पड़ा और अपनी फ़ीस भरने के लिए उसने वहाँ पर वॉलमार्ट नाम से स्टोर्स है, अगर आपने जानते होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है वॉलमार्ट के वहाँ पे उसने हाउसकीपिंग का काम किया। वो टॉयलेट साफ़ करता था, फ्लोर साफ़ करता था और वैसे करके अपनी फ़ीस देता था। साथ साथ में उसकी पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाई के दौरान उसको इंटरेस्ट जागा, उसको लगा उस वक्त जो था, ये मैं 95 के आसपास की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जो था वो मोबाइल फ़ोन सिंपल वाले होते थे, मैसेज आता था, मैसेज जाता था, कॉल करते थे, कॉल रिसीव होते, जैसे वो नोकिया का 1100 वगैरह हमने इस्तेमाल किया था। तो इसको दिमाग चला कि क्यों ना कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिसके अंदर मैसेज के साथ साथ में फ़ोटो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, फाइल्स भी जाएगी और पूरी सिक्योरिटी के साथ जाएगी। वो मिला, उसको एक दोस्त मिल गया, दूसरा अमेरिकन दोस्त था, दोनों ने मिलकर इस पर काम करना शुरू किया। तभी उन्होंने पार्ट टाइम जॉब, yahoo.com नाम से कंपनी है, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब शुरू किया। वहाँ से पैसा आता था, कॉलेज की फ़ीस भरते थे, साथ साथ में एप्लीकेशन डेवलप करते थे। 2004 का दौर आया जब फेसबुक लॉन्च हुआ। दोनों ने फेसबुक में इंटरव्यू दिया, दोनों को फेल कर दिया गया। कहा गया कि आपका ये रेंज नहीं है कि आप फेसबुक के जूनियर लेवल के पोस्ट पे भी आप काबिल हो। दोनों को वहाँ से रिजेक्ट किया गया। आगे ज़माना बढ़ा, आगे बढ़ा, दोनों ने अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर ली और फाइनली 2009 में इन दोनों का एप्लीकेशन जो था वो इस दुनिया में लॉन्च हुआ। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आज तमाम लोग, जितने आप लोग बैठे हो, तमाम के तमाम मेरे साथ, मेरे जितने भी भाई बैठे हैं, सभी के मोबाइल में ये एप्लीकेशन अभी मौजूद है।
उस एप्लीकेशन का नाम था व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के फाउंडर, ये जो यूक्रेन का गरीब बच्चा जिसका नाम था जैन कॉम, और उसका साथी अमेरिकन ब्रायन एक्शन, दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप लॉन्च किया। 2014 का टाइम आया जब मार्क जुकरबर्ग खुद इनके पास में गया, फेसबुक का मालिक, जिसने इन दोनों को जूनियर पोस्ट से रिजेक्ट किया था, कहा कि मुझे व्हाट्सएप खरीदना है आपका। दोनों के बीच में एक डील हुई, एक बहुत बड़ा अमाउंट डिसाइड हुआ और फाइनली दोनों तैयार हो गए व्हाट्सएप बेचने के लिए। लेकिन इसमें जो गरीब बच्चा था यूक्रेन का, जैन कॉम, उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि ये अमाउंट पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट इतना है कि हमारा जो फाइनल डील का सिग्नेचर जो होगा वो मैं जिस जगह पे बोलूँगा आपको उस जगह पे आना है। मार्क जुकरबर्ग को लगा कि शायद दुनिया की कोई बहुत बड़ी होटल में बुलाएगा, किसी पहाड़ पे बुलाएगा, कहीं बुलाएगा। उसने कहा कि हम ये एग्रीमेंट साइन करेंगे अमेरिकन गवर्नमेंट के फूड स्टैम्प डिपार्टमेंट के वेटिंग रूम में। हम उसके वेटिंग रूम में बैठ के इसको साइन करेंगे। मार्क जुकरबर्ग का 18 लोगों का टीम अमेरिकन फूड स्टैम्प डिपार्टमेंट के वेटिंग रूम में जाता है। वहाँ पे एक डील होता है, अमाउंट था 19 बिलियन US$, 19 बिलियन US$ का ये डील होता है। उसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट है। जैन कॉम उस डॉक्यूमेंट को लेकर उस विंडो में जाता है जहाँ पर वो लेडीज को टिकट इश्यू करती थी, जो रोज़ ताने मारती थी कि कब तक अमेरिका का एहसान पे जियोगे। उसने कहा कि ये मेरा रिटर्न है, जो तुमने मुझे एक हफ्ते 10 साल खाना खिलाया है, ये तुम्हारी गवर्नमेंट को मेरा रिटर्न है। आज का स्टॉक मार्केट देखो, 1.5% ग्रोथ हुआ है सिर्फ मेरी अकेले की डील की वजह से। ये मेरा आपको रिटर्न है। तो सर, ये बेहतरीन कहानी थी जैन कॉम की, ओरिजिनल कहानी। अभी बात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। तमाम स्टूडेंट जो हैं उनको एक इल्तिजा करूंगा, वैसे बहुत सारी आज ये बातें हुई, आपने काफ़ी सारी बातें की, मैं बहुत कॉमन बेसिक बात करूंगा यहाँ से। आपने अपने कैरियर में, मैंने भी सुन रहा था एक लड़के का नाम, शायद मैं गलती नहीं कर रहा था, वसीम नाम था, जो बता रहे थे कि उनका 10th और 12th में बड़ा कम मार्क्स आए थे, लेकिन उसके बाद कैसे उन्होंने अपना खुद का बिजनेस सेट किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा कॉमन अल्फाज है जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, इसलिए लोग उस पर ध्यान नहीं देते, जिसको अंग्रेजी में गोल कहा जाता है, मकसद जिसको हम कहेंगे। आपका जो कॉमर्शियल, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसका भी आपको एक मकसद तय करना बहुत ज़रूरी है। एक गोल, आप पहुंचना कहाँ पे चाहते हो। अभी फ़िलहाल मैं किसी से पूछ रहा था कि यहाँ से मान लीजिए कि ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको यहाँ से बस में रतलाम जाना है, मेरे ख्याल से करीबन 100-125 किलोमीटर होगा रतलाम यहाँ से, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले यहाँ से बाहर निकल के कहीं और नहीं जाएंगे, आप बस स्टॉप पे जाएंगे। बस स्टॉप पे 100 बस पड़ी होगी, आप किसी भी बस में नहीं बैठोगे, लेकिन आप रतलाम लिखा हुआ है उसी में बैठोगे। और उसमें जाने के बाद भी फिर आप ट्रैक करोगे कि रास्ते में कौन कौन सी जगह आती है। अगर देवास आता है तो आप शायद वापस लौटोगे कि ये सही रास्ता नहीं है, या और कोई जगह आती है तो आप वापस लौटोगे कि ये सही रास्ता नहीं है। कितना जर्नी है? 2 से 3 घंटे का। 2 से 3 घंटे के जर्नी के लिए आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, बस स्टॉप पे जाओगे, वहाँ से किसी भी बस में नहीं बैठोगे, रतलाम में ही बैठोगे, और उसके बाद भी ट्रैक करोगे कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। अब सोचिए, आपकी ज़िंदगी का जो कैरियर है, जो आने वाले 20-25 साल या 30 साल का जो कैरियर है, क्या आपने उसका बोर्ड देखा है कि नहीं देखा? आपके लिए ये सबसे सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसका एक और ईजी अल्फाज में आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि डिस्कवरी चैनल पे मैंने एक सीन देखा था। एक हिरन और चीता होता है। हिरन जो है वो पानी पी रहा है, चीता उसके पीछे छिप के बैठा है। तभी हिरन को 6 सेंस होता है, उसको समझ में आता है, वो दौड़ने लगता है। चीता उसको पीछे ट्रैक कर रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते अब अमूमन ऐसा होता है कि हिरन का जो एवरेज स्पीड है वो 80 किलोमीटर है, चीते का एवरेज स्पीड 110 किलोमीटर है। लेकिन दौड़ते दौड़ते हिरन अभी तक हाथ में नहीं आया और अल्टीमेटली आगे एक 10-12 फीट का खाई होता है। अगर हिरन उसमें गिर जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन हिरन बगैर सोचे वहाँ से जंप कर देता है और सामने पहुँच जाता है। चीता जो है वहाँ पे आता है, वो खाई देखता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है, रुक जाता है। अब सोचिए, कमज़ोर जानवर ने जंप कर लिया, ताकतवर जानवर ने नहीं जंप किया। क्यों? क्योंकि हिरन का मकसद था अपनी जान बचाना और चीते का मकसद था एक वक्त का खाना खाना। आपकी ज़िंदगी में आपका मकसद जितना बड़ा होगा, आप उतनी लंबी छलांग लगा सकोगे। आपका मकसद आपने कितना पावरफुल बनाया है। अभी हाल ही में जब मैंने एंट्री किया तब हमारे 2 भाई यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे। उसमें उन्होंने बात किया था एक किताब का, क्या था, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कुए की लिखी हुई बुक थी। 7 हैबिट्स के अंदर पेज नंबर 41 या 42 पे गोल्डन सेंटेंस लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि कामयाब होने वाले लोग अपना एरिया ऑफ कंसर्न डिसाइड कर लेते हैं। सक्सेसफुल पीपल डिसाइड देयर एरिया ऑफ कंसर्न्स।
अभी एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, क्रिकेट की लैंग्वेज में इजी जबान में हम समझते हैं। मान लीजिए 5 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर चौड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, आपको बताया जाइए आपको जाके बैटिंग करना है, बैट वहाँ पे रखिए। पहले आपको ये मुश्किल होगी कि मुझे स्टांस कहाँ पे लेना, बैट कहाँ पे रखना। मान लीजिए आपने एक जगह पे बैट रख लिया, अब एक बॉलर सामने आया, आपने अपनी ज़िंदगी का पूरी क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा शॉट खेल लिया। आपने अभी तक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी के नाम से है, 158 मीटर का। मान लीजिए कि आपने उससे लंबा 300 मीटर का छक्का शॉट खेल लिया। 5 किलोमीटर का ग्राउंड है, अब सोचिए कैसे डिसाइड होगा, 1 रन है, 2 रन है, 4 रन है, 6 रन है, कैसे डिसाइड होगा। आप 5 किलोमीटर लंबा तो शॉट खेल नहीं सकते, तो आपको अगर डिसाइड करना है तो आपको बाउंड्री बनाना पड़ेगा। जब बाउंड्री होगा तब पता चलेगा कि इसके बाहर गया तो 6 है, उसके अंदर है तो 1-2 रन है। यही बाउंड्री जो है वो स्टीफन कुए ने एरिया ऑफ कंसर्न के नाम पे आपको बताया है। आपकी जिंदगी का एक मकसद, एक बाउंड्री जो है वो जिस दिन बन जाएगा उस दिन आपको कम से कम रास्ता मिलेगा कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। 1997 में एक किताब रिलीज हुई थी, एलिस इन वंडरलैंड, सॉरी किताब नहीं, मूवी था, एनिमेशन मूवी था, एलिस इन वंडरलैंड। एक भाई और एक बहन की कहानी है। भाई का नाम है एलिस, उसकी बहन है कैरोल। एक बार कैरोल मॉर्निंग वॉक पे निकलती है, चलते चलते 2 रास्ते होते हैं, एक राइट में जाता है, एक लेफ्ट में जाता है। वो कंफ्यूज होती है कि मुझे जाना कहाँ पर है। तभी वो इंतजार करती है, पीछे उसका भाई जो है एलिस वो साइकिल पे आ रहा होता है, वो अपने भाई को रोकती है, बोलती है ब्रदर आई नीड योर हेल्प। एलिस बोलता है ऑफ कोर्स सिस्टर, टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, क्या करूँ तेरे लिए। वो कहती है कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड विच वे आई शुड टेक, मुझे जाना कहाँ पर, मैं राइट में जाऊँ या लेफ्ट में जाऊँ। एलिस पूछता है तुमको पहुँचना कहाँ पर है। वो बोलती है वो तो मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पे निकल गई थी। तो इसके बाद एलिस एक आइकॉनिक सेंटेंस बोलता है, वो बोलता है अगर तुमने डिसाइड ही नहीं किया कि तुमको पहुंचना कहां पर है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंट वेदर यू टेक राइट और टेक लेफ्ट। अगर राइट में जाओ लेफ्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आगे जाओ और 4 रास्ते आएंगे, फिर किसी से पूछना, और 3 रास्ते आएंगे, फिर किसी से पूछना। अल्टीमेटली क्या होगा, तुम थक जाओगी, पसीना आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, लगेगा कि इतनी पढ़ाई कर ली, माँ बाप ने इतना पैसा डाला, इतनी डिग्री ले ली, इतने लेवल पे अवार्ड ले लिए, पहुंच गए, लेकिन अल्टीमेटली हम कहीं पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? बिकॉज आपने अपनों को पहुंचना कहाँ पर है वो डिसाइड आपने नहीं किया, आपने अपना एरिया ऑफ कंसर्न जो है वो नहीं बनाया। तो आपके लिए बहुत बेसिक बात बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी में आपने जो भी डिग्री लिया, फिलहाल डिसाइड कीजिए कि आपका एरिया ऑफ कंसर्न क्या है। अब आगे की जो मेरी स्पीच थी इसमें मैंने कुछ 8 पॉइंट लिखे थे जो मैं बताने वाला था। अभी 8 में से कट शॉर्ट करके 3 या 4 में ख़त्म करूँगा अपनी बात। सबसे पहला मैंने आपको इजी याद रहे इसीलिए मैंने ABCDEFG उसके सीक्वेंस में मैंने कुछ लिखा था। तो शुरुआत करते हैं ए से। ए फॉर एनालाइज योरसेल्फ, अपने आप को एनालाइज कीजिए। मेरी एक बात याद रखिए, ये बात हमारा ईमान है कि हम सबको अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह की ज़ात इतनी पाक है कि वो कभी भी अपने काम में इनजस्टिस नहीं करता। कभी भी अल्लाह ये नहीं कहेगा कि मैं इसको ज़्यादा टैलेंटेड बना दूँ, इसको कम टैलेंट दूँ, इसको प्राइम मिनिस्टर बना दूँ, इसको नौकर बना दूँ। अल्लाह कभी ये डिफरेंस नहीं करता। अल्लाह ने हम सबको एक जैसा बनाया, ये हम पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात है, हमारा दिमाग का जो साइज़ है वो सेम है, टाइप अलग अलग है। अब टाइप अलग अलग कैसे कहूँ, इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्पीच दे रहा था, वहाँ पे पेरेंट्स का स्पीच था। वहाँ पे मैंने बताया कि अल्लाह ने हम सबको इक्वल बनाया, एक जैसी कैपेसिटी बनाया। एक खवातीन थी, उन्होंने मुझे सवाल किया, कहा कि सर अल्लाह ने अगर सबको एक जैसा बनाया है तो मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा 95% मार्क्स लाता है, छोटा बेटा 35% लाता है। मैं माँ हूँ, दोनों को खाना एक जैसा खिलाती हूँ, प्यार एक जैसा करती हूँ, मेरी उम्मीदें भी दोनों से एक जैसी है। तो अगर अल्लाह ने दोनों को एक जैसा बनाया तो फिर ये फ़र्क क्यों है? मैंने उस वक्त जो मेरे जहन में आया मैंने आंसर दिया था। मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको आसान रहेगा समझने का कि मैं कौन सी बात कहने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि सिस्टर आप 2 मिनट के लिए सोच लीजिए कि आपका बड़ा बेटा जो है ना, उसका नाम है LED बल्ब, ये जो रोशनी दे रहा है, और छोटे बेटे का नाम है एयर कंडीशन, AC। अब आप ही बोल रहे हो कि मैं दोनों से प्यार एक जैसा करती हूँ, तो मेरी उम्मीदें सेम है। आप दोनों से उजाला मांग रहे हो, आप दोनों को बोल रहे हो कि मुझे रोशनी दो, उजाला दो। जिस बेटे का नाम LED बल्ब है, उसका काम ही है उजाला देना, वो तुरंत चमक उठता है, आपको लगता है 95% मार्क्स। जिसका नाम एयर कंडीशन है, उसको आप लकड़ियों से भी मारोगे ना, वो कभी उजाला नहीं देगा। आप एक से उजाला मांगो, एक से ठंडी हवा मांगो, दोनों 90% मार्क्स लाएंगे। तो अल्लाह ने हम सबको अलग अलग बनाया है। सर जब हम आधार कार्ड निकालने जाते हैं ना, तो हम अपना अंगूठा लगाते हैं, हम अपनी आंखें स्कैन करते हैं। अल्लाह ने दुनिया के 7.5 अरब लोग और जो लोग मर चुके हैं उनमें भी किसी का अंगूठे की इतनी छोटी निशानी मैच नहीं करती। तो फिर इतना सारा दिमाग सबका सेम कैसे हो सकता है?
बस इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि किसके अंदर अल्लाह ने क्या सलाहियत डाली है, किस काम के लिए, किस चीज़ के लिए उसको पैदा किया है। बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्लिफ्टन थियरी नाम से एक बड़ी बेहतरीन थियरी है, जिसके बेस पे हम समझ सकते हैं कि कौन से बच्चे में कौन सा हुनर अल्लाह ने डाला हुआ है। लेकिन अभी टाइम नहीं है तो बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगली बार इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं एनालाइज योरसेल्फ के साथ साथ में के साथ में एक और चीज़ बात कर रहा था, वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड से मेरा मतलब वो वाला एटीट्यूड नहीं है, वो पुष्पा फिल्म में जो आता है कुछ ऐसे करके, वो वाला नहीं। एटीट्यूड से मेरा मतलब है कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप कैसे पॉजिटिविटी को सपोर्ट करते हो। एक छोटी सी कहानी कहीं पढ़ी थी कि किसी ज़माने में एक राजा और एक मंत्री होते हैं, बहुत खास दोस्त होते हैं दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती, हर जगह पे साथ में जाते हैं। एक बार राजा जो है वो एप्पल खा रहा होता है और एप्पल खाते खाते उसके हाथ से छुरी गिर जाती है। छुरी गिरने से उसके पैर का अंगूठा कट जाता है। पास में मंत्री खड़ा होता है, उसको एक आदत होती है, वो किसी भी बात में बोलता है सब बढ़िया है। जैसे अंगूठा कटता है वो बोलता है सब बढ़िया है। राजा को गुस्सा आ जाता है, बोले इसको जेल में डालो। जेल में डालते, जेल में जाते जाते मंत्री बोलता है सब बढ़िया है। ये पागल हो गए आदमी, जेल में डालो फिर भी बोल रहा है सब बढ़िया है। थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों के बाद राजा को मन करता है शिकार पे जाने का। राजा अपनी टीम के साथ शिकार पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ आदिवासी उनको पकड़ लेते हैं, जंगली लोग पकड़ लेते हैं। बोल रहे बलि चढ़ाएंगे इसकी। राजा को तैयार करते हैं बलि चढ़ाने, तभी जो जंगलियों का राजा होता है इसकी नज़र पड़ती है कि उसकी पैर का अंगूठा कटा हुआ है। तो बोले नहीं, हमारी देवी माँ अपूर्ण की बलि स्वीकार नहीं करेगी, इसको नीचे उतारो, ये अपूर्ण है। राजा की जान बच जाती है। घर आके बड़ा खुश होता है, बोले उसको बाहर निकालो जेल में से। पूछता है भाई तूने बोला सब बढ़िया है, बात सही है, मेरी जान बच गई, लेकिन साला तुझको जेल में डाला तब तू क्यों बोला सब बढ़िया है? बोलता है सब था तो आपका दोस्त, अगर जेल में नहीं होता तो आपके साथ शिकार पे होता। आप तो पूर्ण थे, मैं तो अपूर्ण था, अब तक बलि चढ़ गया होता। तो सर जिंदगी में जो भी होता है सब बढ़िया है। एटीट्यूड के बारे में बहुत सारी और स्टोरीज थी, लेकिन स्किप कर रहा हूँ, सेकंड पे आ रहा हूँ। सेकंड वर्ड था बी, ए फॉर एनालाइज योरसेल्फ, बी बर्निंग डिजायर। दुनिया की एक मारूफ किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल नाम के बंदे ने उसको लिखी है। उसकी किताब की अपनी एक कहानी है, उसमें टॉप 13 पॉइंट्स है, उसमें एक पॉइंट है बर्निंग डिजायर। बी फॉर बर्निंग डिजायर। एक होता है कुछ काम करने का ख्वाहिश होनी, एक होता है पागलपन होना, जुनून होना, डिजायर, बर्निंग डिजायर होना। आप सब लोगों ने मुगल आजम फिल्म के कई किस्से सुने होंगे, के आसिफ के, डायरेक्टर के आसिफ का जो जुनून था उस फिल्म के लिए, आपने कई किस्से सुने होंगे। फिल्म की एक सिचुएशन थी जहां पर दिलीप कुमार और मधुबाला के रोमांस चल रहा है और बैकग्राउंड में तानसेन जो है वो गाना गा रहा है। के आसिफ ने म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद को पूछा कि ये तानसेन की आवाज़ आज के दौर में कहाँ से हम लाएंगे? नौशाद साहब ने बोला सर आज के दौर के तानसेन तो एक ही है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, लेकिन वो फिल्मों में गाने को अपनी बेइज्जती समझते हैं। आसिफ साहब ने बोला कोई बात नहीं, आप मेरी मीटिंग फिक्स करवा दो, बाकी आगे हम देख लेंगे। नौशाद साहब उनकी मीटिंग फिक्स करवाते हैं, दोनों साथ में बैठते हैं, बात होती है। गुलाम अली साहब ने बड़ी आसानी से नौशाद को बुला के बोला कि भाई नहीं हो पाएगा मेरे से। ये नौशाद साहब के एक इंटरव्यू में मैंने देखा था। फिर बोलते हैं कि उस ज़माने में जो टॉप सिंगर थे मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर, वो 500 रुपये लेते थे एक गाना गाने का। के आसिफ को डायरेक्टली मना ना करने की वजह से गुलाम अली खान साहब ने बोला कि मैं गाना गाऊंगा लेकिन मैं कम से कम 5,000 रुपये लूँगा। उन्होंने इनडायरेक्टली मना करने के लिए बोल दिया कि मैं 5,000 रुपये लूँगा। और नौशाद साहब की स्टाइल में कहूँ तो बोलते के आसिफ सिगरेट पीते थे, ऐसे हाथ में डाल के वो एक लंबा सा ऐसे कश लेते हैं और बाद में अपनी जेब से 1,000 रुपया निकाल के देते हैं, बोले सर ये एडवांस है, कल 4,000 रुपया आपको स्टूडियो में मिल जाएगा। ये होता है सर किसी चीज़ को हासिल करने का बर्निंग डिजायर, एक जुनून। थर्ड चीज़ है, क्विक बोलूँगा, सी फॉर कम आउट फ्रॉम अ कंफर्ट जोन। दुनिया का अगर कोई सबसे खतरनाक जगह है ना तो वो है आपका कंफर्ट जोन। आप साइकिल चलाते हैं, सोचिए साइकिल चलाते हुए कब ऐसा टाइम आता है जब आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल आप आराम से दोनों पैर आप ऐसे ही रखो, साइकिल अपने आप चलती है। ये तब होता है जब ढलान आती है, आप सुकून में तो हो लेकिन आप नीचे जा रहे हो, आप स्लोप आपकी तरफ नीचे की तरफ जा रहा है।